नमस्कार, जय हिंद। आदर्श विजन एकेडमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज आप लोगों के समक्ष मेरे आने का मकसद कुछ खास है। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, हिमाचल गवर्नमेंट ने इस बार जो है मैक्सिमम स्कूल्स को जो है मैक्सिमम स्कूल में सीबीएसई सिलेबस जो है स्टार्ट किया है, सीबीएसई कर दिया है। हिमाचल बोर्ड से हटाकर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर जो है बहुत सारे स्कूल जो है हमारे कन्वर्ट हो गए हैं और बहुत खुशी की बात है। और इसके साथ साथ हमें ये समझना जरूरी है कि एनसीईआरटी का जो जो बुक्स हम आज तक पढ़ रहे थे और अब जो ये सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जो प्रेफर्ड सिलेबस और नोटबुक्स है, इसमें क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर जो है मैं कोशिश करूंगा समझाने की। जो भी पेरेंट्स, जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहा है, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अच्छे से पूरी तरह देखें, कंप्लीटली इसको वॉच करें। मजबूर हो जाएंगे आप लोग सोचने पर और सोचने के बाद कोई ना कोई एक्शन लेने पर। तो शुरुआत करते हैं कि सीबीएसई जो सिलेबस है, सीबीएसई में आप जिन पेरेंट्स ने सीबीएसई में अपने बच्चों को जो है डाला है, तो अब क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं, क्या यहाँ पे चुनौतियां जो है आपके बच्चों को या पेरेंट्स को जो है देखनी पड़ सकती है। तो एनसीईआरटी एक बहुत ही थॉरली और बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सिलेबस है। और एनसी जो आपका सीबीएसई है, सीबीएसई एक ब्रॉड और काफी कॉम्प्लिकेटेड सा आपका सिलेबस हो जाता है। तो क्या फर्क है, आज तक आपका बच्चा पढ़ रहा था हिमाचल बोर्ड में, तो हिमाचल बोर्ड में जो आप सिलेबस, जो बुक प्रेफर की जाती है, उसी बुक में से जो है आपको हूबहू क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन पेपर में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। हालांकि मिडिल ऑफ द चैप्टर का भी जमाना अब शुरू हो गया है, कुछ सालों से पैटर्न चेंज हो गया है। तो लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है। सीबीएसई में मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड पूछे जाते हैं। और ये मान के चलें कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर जो है आउट ऑफ सिलेबस आता है। तो इससे आपके बच्चे पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इस पर ध्यान देंगे। एनसीईआरटी में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो बच्चे को आसान था, बच्चे ने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है और वो कर लेगा। अगर कहीं बच्चे ने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी नहीं की है, बच्चे को कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी नहीं करवाई गई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में असमर्थ हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी को जो है प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अभी तक हम क्या करते थे कि भाई मैक्सिमम जो यहाँ मैंने महसूस किया है, जो माहौल एनवायरनमेंट यहाँ पे जो है, वो एनवायरनमेंट है पेरेंट्स चाहते हैं मार्क्स अच्छे आए मेरे बच्चे के, ठीक है, और जो भी एकेडमीज है या स्कूल है, स्कूल भी चाहता है कि बच्चा हमारा मैक्सिमम स्कोर कर जाए। तो उस स्कोर करने के लिए कहीं ना कहीं जो है हम इम्पोर्टेंस पे जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग जो है उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे उसी तरह के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, उसी का रिवीजन करते हैं और वही उसी तरह के क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और हमारा बच्चा जो है मैक्सिमम स्कोर कर जाता है। ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाइड है और यहाँ कहीं ना कहीं अभिभावक भी सेटिस्फाइड हो जाते थे। लेकिन ऐसे पढ़ाई का या फिर ऐसे स्कोर करने का आगे भविष्य क्या है? अगर कोई बच्चा 98% ला रहा है, ठीक है, और उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी नहीं पता, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप प्रीवियस क्लास का कर लो या उसी क्लास का कर लो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जवाब देने में असमर्थ हो जाएगा। ये मैंने खुद महसूस किया है। तो ये चीजें हैं जिससे हमें ओवरकम करना है। हम बात तो कर लेते हैं क्वालिटी बेस्ड स्टडी की,
अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी की यहाँ जो कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाता है, हर कोई एकेडमी, हर कोई ट्यूशन सेंटर, हर कोई स्कूल ये बोलता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो पाता है? सबसे पहले हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा कि हाँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी होती क्या है। क्या सही में हमारा बच्चा, मैं अभी बीइंग अ पेरेंट बात कर रहा हूँ कि अगर मैं पेरेंट हूँ तो अगर मैं वॉच नहीं रख रहा हूँ अपने बच्चे पे कि क्या उसे थ्योरेटिकल नॉलेज है, सिर्फ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर उसने रटा हुआ है और वो बड़ी आसानी से आंसर दे रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज होगी ये कि अगर वही क्वेश्चन उसको घुमाकर पूछा जाए, दूसरे तरीके से पूछा जाए, फ्लक्चुएट करके पूछा जाए, वो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा बच्चा जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी नहीं कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी वो नहीं कर रहा है। मैं आदर्श ब्रिलियंट के बिहाफ पे पिछले कुछ सालों से यहाँ पे रोड में मैंने एकेडमी स्टार्ट की है। हालांकि एकेडमी अच्छे से स्टार्ट भी नहीं की है, तो अभी अकोमोडेशन मेरा बन रहा है, 1-2 महीने में अकोमोडेशन स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले मैंने पेरेंट्स रिक्वेस्ट पे कुछ एक बच्चे में लेता रहा हूँ, जिसमें कि मैंने ये पाया यहाँ पे काफी सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, रिजल्ट भी अच्छा दे पाते हैं और कंटिन्यू है। जो भी बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे मैं नहीं ले पाता था क्योंकि अकोमोडेशन की कमी थी। तो यहाँ पे जो है सीबीएसई जो भी स्कूल थे, चाहे वो चंद्रनाथ हो, चाहे वो डीवी डीएवी स्कूल सरस्वती नगर हो, ठीक है, जो भी ये स्कूल थे, तो यहाँ पर के बच्चों को जो है खासकर मैथमेटिक्स साइंस की ट्यूशन नहीं मिल पाती थी। जब से हम यहाँ पे आए हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया और उसके बाद जो है बच्चे यहाँ पर आकर आदर्श ब्रिलियंट अकेडमी में आकर जो है आम लोगों को, जिन बच्चों को पता लगा, मैक्सिमम 90% नहीं जानते हैं कि आदर्श ब्रिलियंट अकेडमी है कहाँ, ठीक है, ये नहीं जानते हैं, ना ही हमने इतना एडवर्टाइजमेंट किया है। तो जिन पेरेंट्स को पता है वो बच्चे यहाँ से 2-3 साल से यहाँ पे सीबीएसई के बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ से भी जो बच्चे 42 दिन की छुट्टी में आते हैं, मैं इंट्रोड्यूस भी कराया है, आप लोग यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आदर्श ब्रिलियंट अकेडमी के अगर आप देखोगे तो मैंने इंट्रोड्यूस भी कराया है। तो आपके चंडीगढ़ के बच्चे, ठीक है, गुरुकुल हरियाणा से 10th क्लास के बच्चे मेरे पास लास्ट ईयर थे, शैमफर्ड चंडीगढ़ के बच्चे मेरे पास यहाँ पे, जो यहाँ के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और छुट्टियों में गाँव आए हैं, तो वो बच्चे यहीं से पढ़ के जाते हैं। डीएवी स्कूल आपका सरस्वती नगर है, वहाँ के बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। और चंद्रनाथ के बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। और इस बार जो गवर्नमेंट ने फेर बदल किया है कि गवर्नमेंट स्कूल को जो है सीबीएसई कर दिया गया है, अब हम लोगों ने एडमिशन तो करा दी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टार्टिंग शुरू में स्टाफ अभी आना बाकी है। और कोई भी चीज जब हम शुरू करते हैं तो एकदम उसमें परफेक्शन नहीं आती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। तो आपका बच्चा एनसीईआरटी बुक से सीधा सीबीएसई पे आ गया है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी की उसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मेरा ये भी मानना है, आप लोग ये भी सोचेंगे कि बातों से तो बतंगड़ बताए जाते हैं, कि आप किस तरह से जो है कॉन्सेप्ट, कौन सी एजुकेशन भाई, कैसी क्वालिटी, कौन सा कॉन्सेप्ट जो सिलेबस में होता है वो टीचर कराते तो है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है करवाने में और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी में। तो यहाँ पर जो भी बच्चा आज तक आया है या आपके नॉन में हो तो आप मिल सकते हैं, या फिर कोई भी आपका बच्चा यहाँ पे इन फ्यूचर आता है, तो यहाँ पे गारंटीड ये है कि आपका बच्चा इन फ्यूचर जो यहाँ पे करवाया जाता है, इन फ्यूचर अगर कभी भूल जाए या फिर असमर्थ हो कॉन्सेप्ट बताने में कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस टॉपिक पे क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से ये होगा, या आप चेंज करके उलट फेर करके उसको कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते वो ना दे पाए, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा, ये जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, इसका ओनली एक मकसद है, जो सीबीएसई गाइडलाइन के अंडर आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए हैं, जो जिन बच्चों के पेरेंट्स ने इनरोलमेंट कराया है सीबीएसई स्कूल में, ये वीडियो जो है मेनली उनके लिए है। तो कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सीबीएसई में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप लोग का बच्चा जो है अच्छे से स्कोर कर पाए।
ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ, मैं कॉन्सेप्ट को पावर मानता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने बेस उठाया है यहाँ पे कि बेसिक लेवल पे अगर बच्चा स्ट्रांग है तो आगे जाके बच्चा जो है लाइफ में फ्यूचर में कुछ ना कुछ अपने साथ अच्छा कर लेगा, कहीं भी उसे जो है किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से पढ़कर जाने वाले 10th के बाद जो बच्चा यहाँ से जाता है, ठीक है, अब तक मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अब तक ट्यूशन तक की जरूरत उस बच्चे को नहीं पड़ती है, और उसका लेवल कहीं हाई होता है। भले ही 2-4% उसके मार्क्स कम हो, लेकिन उससे जो 2-4% ज्यादा है बच्चा, उसको नॉलेज, उसका कॉन्सेप्ट वीक होता है, उसको नॉलेज कम होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। कुछ स्कूल तो यहाँ पर ऐसा भी है कि +1 में जब एडमिशन होता है तो पहले 9th और 10th का सिलेबस 2 महीने करवाना पड़ता है, उसके बाद +1 स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये कमी होती है कॉन्सेप्ट की, जो कि बहुत ही खतरनाक है बच्चे के भविष्य के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग सोचोगे कि ये बंदा बोल रहा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट किस तरह का कॉन्सेप्ट? जो सिलेबस है वो पढ़ तो रहे हैं, जो बुक में दिया हुआ है वो डेफिनेशन लर्न तो है मेरे बच्चे को, ठीक है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट? ठीक है, आदर्श ब्रिलियंस एकेडमी में मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, ये 4 सब्जेक्ट है जिनको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि साइंटिफिक है चारों, हमारे ग्रामर्स भी साइंटिफिक है, इसलिए हम लोग जो है इसको प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर इन 4 में जो वीक है बच्चा, ठीक है, तो उनको पहले हमें ये चीजें सब करनी पड़ती है, ये चीजें हमारी प्रेफरेंस रहती है कि इसमें बच्चा जो है मास्टर हो जाए, ठीक है। तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हिंदी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने पढ़ा होगा कि हमारे बच्चे ने, हमने पढ़ा है स्वर और व्यंजन होते हैं वर्णों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं 11 जो है स्वर है, और यहाँ पे 33 जो है व्यंजन है। इस तरह से हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो स्वर मतलब इंडिविजुअली जिनका उच्चारण किया जाए, ठीक है, बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, और स्वरों की सहायता से बोलने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अ, आ, ई, उ करके ये 11 वर्ण हो जाते हैं स्वर, ठीक है। और यहाँ पे जो ये व्यंजन है, ये इनका प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं है, ये इस तरह से इसके नीचे हल लगा होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। अभी हम वैसे हम उच्चारण करते हैं, हमें सिखाया जाता है क्योंकि बोलना पढ़ाना तो पड़ेगा, तो हम बोलते हैं क, ख, ग, इस तरह से हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से एक व्यंजन उठाया जाए का के साथ, अगर मैं अ को प्लस कर दूं, इस क के साथ अ को प्लस कर दूं, ठीक है, जोड़ दूं, तो अब ये बना क। तो मतलब ये व्यंजन जो है, ये व्यंजन जो है स्वर की सहायता से उच्चारित किया गया, तो इसलिए इसको व्यंजन बोला। 2 कैटेगरीज बन गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 11 स्वरों के बाद 2 शब्द और आते हैं, 2 चीजें और आती है। एक आपका विसर्ग आता है और एक आता है आपका अनुस्वार, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, अगर ये चीजें बच्चा समझ जाए, ठीक है, तो परफेक्शन आएगी, मास्टरी आएगी, ठीक है। तो अभी आप देखो, अगर मैं यहाँ पे अ है, ठीक है, अगर मैं अब इसका उच्चारण मेरे लिए मुश्किल है, मैं इनका उच्चारण नहीं कर सकता इसके बिना। अगर मैं इसके नीचे अ लिख दूं तो हम पढ़ते हैं इसको अंग, ठीक है। यहाँ पे अ लिख दूं तो इसको पढ़ते हैं ए। ये हो गया आपका विसर्ग, और इसको कहते हैं हम अनुस्वार, ठीक है जी। मैं साइंस और मैथमेटिक्स में जाके एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट होता क्या चीज है, ठीक है, कैसे कॉन्सेप्ट से पढ़ेगा बच्चा। तो ये अनुसार हो गई। अब स्वर बोलते हैं कि हमारी सहायता से इनको उच्चारित किया गया, अनुस्वार को और विसर्ग को हमारी सहायता से जो है उच्चारित किया गया, इसलिए व्यंजन ही इन दोनों को भेज देते, जाओ भैया तुम लोग जो है व्यंजन में जाके मिल जाओ, ठीक है। अब व्यंजन देखता है, व्यंजन भी अब कहता है अच्छा स्वर में हमारे पास भेजा है, ठीक है। तो व्यंजन क्या बोलता है कि भाई ठीक है, आप ये हो, ठीक है, हम ये क्या कर लेंगे, ये देखो जी, ये देखो, इस तरह से हमने इन दोनों को, अनुस्वार को भी ऐड कर दिया और विसर्ग को भी ऐड कर दिया किसी व्यंजन के साथ, ठीक है। तो अब क्या बना, कंक का, ठीक है। तो कंक कै, अब ये बोलता है यार इसकी सहायता से तो हमें बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये तो स्वर है,
इधर स्वर बोल रहा है कि हमारी सहायता से इनको उच्चारित किया जा रहा है, इसलिए व्यंजन है, क्योंकि स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि यार इनकी सहायता से तो हमें बोला जा रहा है, हम व्यंजनों को बोला जा रहा है, तो ये तो स्वर हुए, स्वरों की सहायता से तो हमें उच्चारित किया जाता है। ठीक है, तो यहां से भी इनको भगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को अलग से नाम दिया गया है हिंदी व्याकरण में अयोगवाह। अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह का मतलब हुआ अ के योग से वहन किए जाने वाले शब्द। ठीक है, लेकिन ये स्वरों की कैटेगरी में ही रखे गए हैं। कभी भी आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारंपरिक तौर पे स्वर कुल कितने प्रकार के होते हैं। अगर कुल आ गया तो हम 13 प्रकार, इन दोनों को भी ऐड करके लिखते हैं। और अगर हमें पारंपरिक तौर पे स्वरों की संख्या हो, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या को पूछा जाए तो हम 11 लिखते हैं, जो कि आपके अ से स्टार्ट होते हैं, जो कि अमूमन है ही है स्वर, जो सभी बच्चों को यार हम लोगों ने भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट कहेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो कैसे वो भूल पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि वो भूल पाएगा। इसी तरह मैथमेटिक्स है, यहाँ पे हम तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूले नहीं रटाते। ठीक है, कई लोग बोलते हैं फॉर्मूले रट लो, मैथमेटिक्स तो यूं आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम फॉर्मूले क्रिएट करते हैं, हम उन चीजों को समझेंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि 2D शेप्स कौन सी है, 3D शेप्स कौन सी है, 2D अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें एक लेंथ है, एक ये ब्रेथ है, सेम ये लेंथ है, सेम ये ब्रेथ है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि इसकी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा आपका? इस एल को प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इस लेंथ को प्लस करेंगे, फिर इस ब्रेथ को प्लस करेंगे, मतलब दो लेंथ और दो ब्रेथ है और सेम है लेंथ और ब्रेथ, तो डबल ऑफ एल प्लस बी। हमने इस फॉर्मूले को रटा नहीं है, हमने इसको क्रिएट किया है। ठीक है, यहीं पे अगर हम यहाँ पे जाए, चलो यहाँ पे सर्कल की बात करते हैं। ये सर्कल है जी, बिना ओरिजिन के, बिना सेंटर के सर्कल की जो है सर्कल को हम नहीं बना सकते हैं। ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, यहाँ इसका रेडियस हो गया, सब कुछ जानते हैं हम लोग, पढ़ा, छोटी छोटी सी चीजें हैं। ये डायमीटर है, ठीक है, और इसकी जो बाहर की बाउंड्री है इसको पेरीमीटर ना बोल के हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, और दोनों सरकमफ्रेंस के दोनों तरफ अगर सेंटर से होकर कोई लाइन जा रही है तो वो क्या, उसको क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे, व्यास। ठीक है, और अगर सेंटर से होकर कोई लाइन जा रही है और सरकमफ्रेंस में एक ही तरफ टच हो रही है तो उसको हम बोलेंगे त्रिज्या। ठीक है, रेडियस। तो ये सब चीज ये आ गया यहाँ पे। और हम बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना है, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री निकालनी है, तो फॉर्मूला है 2 पाई आर। ठीक है, अगर हमने इसके अंदर का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। यही चीज अगर हम 3D में रखें, एक चूड़ी है, एक सर्कल है, उसके ऊपर एक चूड़ी और, एक चूड़ी और, एक चूड़ी और, एक सर्कल और, एक सर्कल और, रखते जाएंगे तो वो एक ढेर बन जाएगा सर्कल का। उसको हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर बन गया जी। अब क्या चेंजेस है इसमें? ऊपर भी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, नीचे भी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, बीच में क्या है? सरकमफ्रेंस रह गया, और हाइट आई है सिलेंडर की। यहाँ पे नई चीज क्या आई है? यहाँ पे हाइट आई है, जो कि सर्कल में नहीं होती है। हाइट आई है, और साथ के साथ यहाँ पे अगर हम इस इतने एरिया की बात करें तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हो गया आपका पाई आर एच। ठीक है, तो अगर हम इन सबको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो इन सबको प्लस करेंगे, कॉमन लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला जो है तैयार है। तो इसे कहेंगे हम कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी। अगर इस तरह से बच्चा पढ़ता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भूल पाएगा, या फिर उसे भूलने की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, हम लोग गांव छोड़कर शहर तो आ गए हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। जितना खर्चा, अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छा ट्यूशन सेंटर, एकेडमी, उसको हम ला के देते हैं। जितना पैसा खर्च हो वो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन बच्चा, अगर सपोज करो बच्चा आपका स्कूल जा रहा है या फिर किसी एकेडमी ट्यूशन सेंटर जा रहा है, आपके साइंस का पहला चैप्टर है। ठीक है, बच्चे ने वो अप्रैल में पढ़ लिया, अप्रैल में आपने भेजा और अप्रैल में बच्चे ने पढ़ लिया। ठीक है, अब एकेडमी का टेस्ट होगा, तो एकेडमी के लिए वो बच्चा सुबह 5 बजे उठ के लर्न कर रहा है।
ठीक है। स्कूल में ओरल टेस्ट है, फिर वो दोबारा लर्न कर रहा है। फिर स्कूल में रिटन टेस्ट है, फिर वो दोबारा लर्न कर रहा है। ठीक है, फिर आपका फर्स्ट टर्म आ गया, फिर वो दोबारा लर्न कर रहा है। ठीक है, कहीं गलती से अभी 8th 9th 10th जैसे हैं तो इनका तो एंटायर सिलेबस ही होता है। अब वो सिलेबस में आ गया सेकंड टर्म के भी, तब भी वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। फिर फाइनल टर्म में, थर्ड टर्म में आ गया, फिर फाइनल टर्म में आ गया। तो एक चैप्टर एक बच्चे को जो है कम से कम 10 से 15 बार पढ़ना पड़ना है। ठीक है, तो यही चीज है जिसको मैं खत्म करना चाहता हूँ और काफी हद तक कामयाब भी हुआ हूँ। यहाँ पर आपके बच्चे ने मेरे तरीके से ईमानदारी से फॉलो करेगा तो अगर एक बार एक चैप्टर कर दिया, उसको दूसरी बार पूरी साल में करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पड़ती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी में यही फर्क है। एक बार आपके बच्चे ने लर्न कर दिया, उसके बाद आपके बच्चे को माइंड मैप और फ्लो चार्ट दिए जाएंगे। बच्चा अगर टेस्ट है तो 5 मिनट सिर्फ नजर फेरेगा, इसीलिए नोट्स बनाए जाते हैं ताकि वो नजर फेर सके। अगर रटना ही है तो बुक्स बहुत है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप जरूर एक्शन लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीजें, कुछ चीजें और है। मैं ये मानता हूं कि भाई चलो आपका बच्चा जो है 1 साल एक सेशन में रह रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है। मैं भी एक अभिभावक हूँ, मुझे भी पता है कि बाहर दौर कैसा है, जमाना कैसा है और महंगाई कितनी है। ठीक है, तो आदर्श ब्लिंक एकेडमी में इस मामले में मैं क्या कर रहा हूँ एक अभिभावक होने के नाते, तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, पूरे इंडिया में आपको कहीं मिल जाए 1996 का फी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। जो बच्चा लॉन्ग टर्म मतलब शुरू साल से आता है, एक तो उस बच्चे की कोई प्रेशर नहीं है, आराम से वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी, अंडरस्टैंड बेस्ड स्टडी हो रही है, तो उस बच्चे को कम पढ़ना पड़ेगा और साथ के साथ वो और अदर एक्टिविटीज में जा सकता है, स्पोर्ट्स में जा सकता है, कल्चर एक्टिविटी कर सकता है, सिर्फ किताबी कीड़ा बुक वर्म बन के नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज फीस स्ट्रक्चर इतना कम है कि पूरी साल में अगर कोई पेरेंट, ऐसा नहीं है कि एक ही फीस स्ट्रक्चर पूरी साल चलेगा, ऐसा नहीं है। जो बच्चे फर्स्ट बैच में रहेंगे उस बच्चे को बहुत ज्यादा कंसेशन दिया जाएगा। मतलब इतना कंसेशन कि पूरी साल भर वो पढ़ेगा। वो बच्चा जो स्टार्टिंग में आया है और एक बच्चा लास्ट के 4 महीने में आता है, तो पूरी वो फी उनकी बराबर ही होगी। फर्स्ट बैच का अलग फी स्ट्रक्चर होगा। अप्रैल के बाद जो 10 अप्रैल के बाद जो अप्लाई करेंगे उनका अलग फी स्ट्रक्चर होगा। फर्स्ट टर्म के बाद जो अलग अप्लाई करेंगे या एडमिशन करेंगे आदर्श मिलियन अकेडमी में, उनका फी स्ट्रक्चर और ऊपर हो जाएगा, कंसेशन कम हो जाएगा। और फाइनल टर्म के लिए या पेपर से 2-3 महीने पहले जो इनरोलमेंट करते हैं उनका फी स्ट्रक्चर अलग रहेगा। यहाँ पर भी ये चीज है कि जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, यहाँ पे टाइम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जितना आपके एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, अगर बच्चे को हमें लग रहा है कि नहीं बात बन पा रही है, समय कम है और एक्स्ट्रा क्लासेस किस बच्चे को जरूरत है, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं और इसमें आपके बच्चे को कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं देनी पड़ती है। दूसरी बात, जितना बच्चा बैठना चाहे, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा कंप्लीट हो बच्चा जाओ जी नेक्स्ट बैच आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जितना आपका बच्चा बैठना चाहे बैठ सकता है और एग्जामिनेशन के टाइम में ऑल सब्जेक्ट में हेल्प की जाती है। ऑल सब्जेक्ट पाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बड़ी बात शायद ये कोई नहीं बोलता है, ठीक है, पर हम बोलते हैं क्योंकि हमें अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा ज्वाइन करता है आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी, ठीक है, आप 1 मंथ पूरे देखिए। डेमो क्लासेस 2 दिन की हो सकती है, 4 दिन की हो सकती है, वीक की हो सकती है, 10 डेज की हो सकती है। मैं पूरा महीना बोल रहा हूँ। 1 मंथ आप अपने बच्चे को यहाँ पर देखिए। अगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अगर उसको नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नए तरीके से मुझे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो आप अपने बच्चे को यहाँ से लीव कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। आपसे कोई भी फी नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको ऑन सोशल मीडिया बोल रहा हूँ। ठीक है, और तीसरी बात कि बच्चे में अब अलग अलग सिचुएशन में बच्चे अपीयर करते हैं। ठीक है, बच्चा घर में तो कर लेता है, एक पेरेंट्स की, कॉमन पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि बच्चा यहाँ पे घर में तो कर लेता है, टेस्ट में पता नहीं क्यों नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद, जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है, ऐसे तरीके खोजे गए हैं। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं किसी सम को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। हमने इस तरह के तरीके इजाद किए हैं। सेकंड से लेकर फर्स्ट से लेकर 10th तक एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, और क्वेश्चन को उस इस तरीके से सॉल्व किया है। कहीं नहीं मिलेगा आपको, आप सर्च कर लो, यूट्यूब को सर्च कर लेना, चाहे जहां मर्जी कर लेना, ठीक है। हमने इतना आसान आसान तरीका खोजा है, आसान और इफेक्टिव, कोई स्टेप वहां पे मिस नहीं होगा। इस तरह का तरीका आप लोग ऑब्जर्व करना जब आपका बच्चा यहाँ पे आए कि है तरीका या नहीं है, ठीक है। इस तरह का तरीका कि बच्चा चाहे जितने मर्जी प्रेशर में एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए, वो चाह कर भी कोई गलती नहीं कर पाएगा। शर्त सिर्फ एक है कि चतुरापंथी ना दिखाए बच्चा। मैं यहाँ पे किसी और तरीके से करा रहा हूँ, बच्चा अपने तरीके से कर रहा है, तो वहां पे वो मात खाता है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है। तो ये अगर ये कैलकुलेशन का तरीका अलग है, कैलकुलेशन की ट्रिक्स अलग से बताई जाती है, ठीक है। बिना मल्टीप्लाई डिवाइड किए आपको ट्रिक्स यहाँ पे आपके बच्चों को बताई जाएगी, किस तरह से वो डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है, जहां पे गलती के चांसेस ना के बराबर होंगे। तो ये सब चीजें थी जो मैं समझता हूँ जरूरी थी बताने की, क्यों आप आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी को ही चुने। हर तरह से मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बाकी आप लोगों पर है। अगर आप अपने बच्चे को एनरोलमेंट कराना चाहते हैं आदर्श ब्रिलियंट एकेडमी में, तो जल्द से जल्द कराएं, अगर आप ह्यूज डिस्काउंट मैक्सिमम बेनिफिट्स का फायदा लेना चाहते हैं, ठीक है। और बच्चे के कॉन्सेप्ट बेस्ड आप उसको कहीं मर्जी से आउट ऑफ सिलेबस, जो टॉपिक मैंने यहाँ पे करा दिया, आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लेके उस बच्चे को बताओ, नहीं कर पाता है, ठीक है, तो आप कभी भी मुझसे आकर पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये गारंटीड है, ठीक है। मार्क्स की गारंटी मैं नहीं देता, क्योंकि मार्क्स तो खुद भाग के चले आते हैं, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे पास 10th क्लास की गर्ल्स स्कूल के बच्चे थे जिनका मैथमेटिक्स की एक भी क्लास नहीं लगी थी, सिर्फ 2 महीने में, जनवरी और फरवरी। हालांकि हम 6-6 घंटे बैठे होंगे, हमने बहुत मेहनत की, 2 घंटे में 92-93% पे वो लड़कियां जो है पास होती है। पिछली बार 90% बच्चे मेरे, 2 बच्चों को छोड़ के 7 बच्चे थे मेरे पास, ठीक है, 7 में से 5 बच्चे जो है 90 अबव आए हैं। फिर मैंने टारगेट रखा, इस बार ग्रुप का नाम ही रखा मिशन 95, ठीक है। और इस बार मेरे बच्चे जो है 95 पे कम से कम है, जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम बच्चे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्क्स, ठीक है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। अगर ये चीज नहीं आती है, अगर आपका बच्चा ये बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आई, तो उसका लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ मैं हूं, ठीक है। तो ज्यादा वक्त ना लेता हुआ, थैंक यू सो मच।